कल राज्यसभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी उसमें कई मुद्दे उठाए थे, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपए की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हां, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। भरी संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आम आदमी पार्टी एएपी के सांसद राघव चड्ढा के बीच हुई करारी बहस के बारे में बात करेंगे। यह चर्चा भारतीय राजनीति, सरकार की आर्थिक नीतियों और विपक्ष की प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1. पार्श्वभूमि और राजनैतिक संदर्भ। भारत की राजनीति में, विशेषकर संसद के अंदर और बाहर, अक्सर शब्दों की जंग और विचारों की बहस होती रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बीच एक ऐसी ही बहस ने मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित किया। चड्ढा, जो एक युवा और प्रभावशाली नेता हैं, वित्त मंत्री पर लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। राघव चड्ढा का नाम पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरा है, जब उन्होंने दिल्ली और पंजाब में एएपी के मजबूत प्रदर्शन को दिखाया। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को आकार देती है। 2. राघव चड्ढा का आरोप। राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कई नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि सरकार की आर्थिक नीतियां गरीबों, मध्यवर्गीय लोगों और छोटे व्यापारियों के पक्ष में नहीं हैं। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियां अमीरों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, जबकि आम आदमी की हालत बिगड़ रही है। चड्ढा ने नोटबंदी और जीएसटी जैसी आर्थिक योजनाओं की आलोचना की, जिनका उनके अनुसार गरीबों और छोटे व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनका कहना था कि मोदी सरकार के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है और आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि सरकार के द्वारा किए गए कदमों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था क्यों कमजोर बनी हुई है। 3. निर्मला सीतारमण का जवाब।
निर्मला सीतारमण ने राघव चड्ढा के आरोपों का करारा जवाब दिया। उनका कहना था कि विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने से पहले यह समझना चाहिए कि सरकार ने आर्थिक सुधारों के मामले में कितनी दूर तक काम किया है। सीतारमण ने उदाहरण देकर यह बताया कि कैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और नोटबंदी जैसे कदमों ने भारत को डिजिटलीकरण की दिशा में एक नया मोड़ दिया और सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। वह इस बात पर जोर देती हैं कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया है और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उनका कहना था कि विपक्ष के आलोचनाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास के रास्ते पर है और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। चौथे वित्त मंत्री की नीतियों का प्रभाव। निर्मला सीतारमण की आर्थिक नीतियों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर विभिन्न तरीकों से पड़ा है। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जो विरोध था वह आज भी जारी है, लेकिन इन कदमों को कुछ विशेषज्ञों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की डिजिटल परिवर्तन और टैक्स सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का मानना है कि इन नीतियों के कारण असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ और मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। राघव चड्ढा और उनके समर्थकों का आरोप है कि इन कदमों से रोजगार का सृजन नहीं हुआ और कई छोटे व्यापार बंद हो गए। 5. राघव चड्ढा का राजनैतिक दृष्टिकोण। राघव चड्ढा, जो एएपी के प्रवक्ता और नेता हैं, ने हमेशा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। विशेषकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता के मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। चड्ढा का मानना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद केवल बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की, जबकि आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की। 6. विपक्ष की भूमिका। विपक्षी दलों की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में हमेशा महत्वपूर्ण रही है और राघव चड्ढा सहित एएपी ने लगातार सरकार के निर्णयों की आलोचना की है। आरोप है कि सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों से आम आदमी की परेशानियों को बढ़ाया है और मोदी सरकार की नीतियों में असहमति जताते हुए उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपना विरोध दर्ज किया। 7. सारांश और भविष्य। निर्मला सीतारमण और राघव चड्ढा के बीच यह बहस भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक अहम मोड़ को दिखाती है। एक तरफ जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की योजनाओं को सही ठहराती है, वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा और विपक्षी दलों का मानना है कि सरकार की नीतियां गरीब और मंझले वर्ग के लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बहसों के परिणाम क्या निकलते हैं और क्या सरकार अपने दृष्टिकोण में कोई बदलाव लाती है। अगर सरकार विपक्षी दलों के आलोचनाओं को गंभीरता से लेती है तो शायद वे भविष्य में अपनी नीतियों में कुछ सुधार कर सकती हैं। बिल्कुल, हम इस मुद्दे को और विस्तार से देख सकते हैं। अब हम उन प्रमुख मुद्दों पर और गहराई से चर्चा करेंगे जिनके कारण निर्मला सीतारमण और राघव चड्ढा के बीच यह बहस हुई। 8. नोटबंदी और उसकी आलोचना। नोटबंदी 2016 एक बड़ा और विवादास्पद कदम था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन पर काबू पाने के लिए उठाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जो भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। मानना था कि इससे लंबे समय में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि विपक्ष ने इस कदम को आम जनता के लिए भारी संकट बताया। राघव चड्ढा ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नोटबंदी ने न सिर्फ गरीबों और मझोले व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ाई। छोटे व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों को कैश की कमी के कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नोटबंदी के तुरंत बाद बेरोजगारी के आंकड़े बढ़े और औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलाव के बजाय असंगठित क्षेत्र में और अधिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। चड्ढा और उनके समर्थक यह आरोप लगाते रहे हैं कि नोटबंदी का फायदा केवल बड़े कारोबारी और अमीर वर्ग को हुआ,
जबकि इसका नुकसान अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ। उनके अनुसार यह कदम पूरी तरह से बिना किसी सही योजना और तैयारियों के लिया गया, जिससे लाखों लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा।